व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो ब्रिज तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है? व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, फोटो दिखा रखी है देखो यहाँ पे। व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने एक स्पेशल टाइप के सर्किट को नाम दिया था व्हीटस्टोन ब्रिज। और वो स्पेशल टाइप का सर्किट कैसा था? कुछ ऐसा देखो। इसमें एक्चुअली 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। और ये जो बीच वाली ब्रांच है, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसमें गैल्वेनोमीटर दिखा रखा है अभी हमने, लेकिन इसमें भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप ये भी मान सकते हो कि इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मान लो G है, ठीक है। तो ये 5 रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अब इनमें से ना तो कोई रेजिस्टेंस डायरेक्टली सीरीज में है और ना ही कोई पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस टाइप के जो सर्किट को हम नाम देते हैं वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी एक खास बात होती है, सर्किट की खास बात क्या है कि इस सर्किट के अंदर अगर आमने सामने वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो इक्वल होता है तो जो मिडिल ब्रांच है इसमें करंट फ्लो नहीं होता। खास बात क्या है इस सर्किट की? अगर आमने सामने वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो बराबर है, जैसे P और Q का रेशो P/Q, R और S का रेशो R/S, अगर ये बराबर आ गया, ये रेशो सपोज करो 2 है तो ये रेशो भी 2 आना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है इसको बैलेंस सर्किट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैलेंस। कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट क्या है? बैलेंस कंडीशन में है। और बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? ये जो मिडिल ब्रांच है इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे दिखा रखा है इसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, इसमें करंट रहेगा 0। तो इसका प्रूफ भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बाकी आप कंडीशन याद रखो कि अगर कंडीशन क्या है, इफ P/Q इक्वल्स टू R/S, देन जो मिडिल ब्रांच है ना, इसमें जो करंट है उसको मैं IG बोल देता हूं, देन IG विल बी 0। ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये आया कहां से। भाई ये व्हीटस्टोन को पता कैसे चला कि अगर ये रेशियो बराबर होगा तो मिडिल ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो इसका एक प्रूफ देख लेते हैं आसान सा। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, जैसे ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C, ये वाला पॉइंट है D। यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, करंट ऐसे जाएगा फिर इधर डिवाइड होगा तो इस ब्रांच में भी करंट जाना चाहिए, फिर 0 कैसे हो गया करंट? तो आपको याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में या किसी भी कंपोनेंट्स में या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें एक ही केस में करंट 0 हो सकता है। कब? जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल बराबर हो गया हो, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया हो? 0। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी रेजिस्टेंस है उसके दोनों सिरों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, या ऐसे बोल दो कि उसके दोनों जो सिरे हैं वो अगर इक्वल पोटेंशियल पे आ गए किसी भी कंडीशन में, तो इक्वल पोटेंशियल होने की वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या बताया? P/Q इक्वल टू R/S होगा। तो उस कंडीशन में ये जो मिडिल ब्रांच है इसमें इसलिए करंट 0 होता है क्योंकि ये जो B पॉइंट है और ये जो D पॉइंट है इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है एक्चुअली। और पोटेंशियल बराबर होने से क्या होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे वो बात भी लिख देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो रीजन क्या है इसका? रीजन है VB इक्वल टू VD। ये जो B और D पॉइंट है इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होना रीजन है। आया समझ में ये? ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा होता है। इसके लिए हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। कैसे? देखो, पहले तो इस सर्किट में करंट डिवाइड कर लो। देखो यहां से मान लो I करंट आया होगा, इधर से I करंट आया, फिर वो I1 करंट इसमें चला गया और I2 करंट इसमें चला गया। फिर यहाँ पे ये I1 करंट पहुंचेगा तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेकिन क्योंकि बैलेंस कंडीशन में इस मिडिल ब्रांच में करंट 0 होता है, इसलिए मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस ब्रांच में तो करंट जा ही नहीं रहा होगा। हमको प्रूव करना है कि क्यों नहीं जा रहा होगा, उसकी कंडीशन हम फाइंड करेंगे। लेकिन हमने ये एज्यूम कर लिया कि इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा। तो अगर इस ब्रांच में करंट 0 है तो ये I1 करंट इधर आएगा और यहाँ से सीधा इधर चला जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच में तो करंट जाना ही नहीं है। तो इस ब्रांच में करंट कितना? I1। ऐसे इधर से I2 करंट आएगा, इधर से करंट 0 आ रहा होगा तो इधर से करंट कितना जा रहा होगा? वही I2 करंट सीधा इधर से पास हो जाएगा, क्योंकि इधर से ना तो कुछ करंट आ रहा है ना इधर से कुछ करंट जा रहा है इसमें।
फिर I1 I2 करंट ऐड हो गए, टोटल करंट I बन जाएगा जो वहां पे डिवाइड हुआ था। तो इस तरीके से पूरे सर्किट में करंट हमने दिखा दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो A B D A ये वाला जो लूप है इसके लिए KVL अप्लाई करेंगे। कौन सा लूप? फॉर लूप ABDA बाई KVL अप्लाई करो। कौन से लूप के लिए? ABDA। तो ए से चलना स्टार्ट करो, करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है? नेगेटिव, माइनस I1 इंटू पी लिख दिया, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस पी के अक्रॉस? I1 इंटू पी, जो कि आपको नेगेटिव लेना है। फिर आगे गए तो इस ब्रांच में तो करंट ही जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। ये करंट ही नहीं जा रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, तो छोड़ दो इसको। फिर आगे गए, अब देखो करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो करंट के अपोजिट जाओगे तो प्लस करना है और I2 इंटू आर लिखना है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि घूम के वापस वहीं आ गए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाले टर्म मैं इधर अगर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा I1P इक्वल टू I2R। ये पहली इक्वेशन अपने पास आ गई। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं इस दूसरे वाले लूप के लिए भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूं, दूसरे वाले लूप के लिए भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूं, तो क्या लिखेंगे? फॉर लूप, क्या नाम है इस लूप का? BCDB और बाई KVL अप्लाई करना है। देखो सबसे पहले बी से चले तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस Q इज नेगेटिव, तो I1 इंटू Q विल बी नेगेटिव। फिर आ गया है, फिर इधर गए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, तो प्लस I2 इंटू एस करना है। फिर इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, घूम के वापस बी पे आ गए तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। I1 Q को इक्वल के इधर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, I1 Q इक्वल होगा I2 एस के। ठीक है, ये आ गई अपने पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। देखो I1P अपॉन I1Q क्या बन जाएगा? बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? I1P अपॉन I1Q, तो I1 से I1 कैंसिल होके P अपॉन Q बना, और इधर क्या आएगा बताओ? I2R अपॉन I2S, I2 कैंसिल तो R अपॉन S बना। आया क्या समझ में? बोलो जी। तो ये अपने पास में वो रिजल्ट आ गया जो हमने शुरू में लिखा हुआ था कि अगर ऐसा होता है तो IG की वैल्यू जीरो होती है। अभी हमने उल्टा प्रूव किया है कि IG अगर जीरो होगा तो कंडीशन क्या होगी? अगर IG जीरो है तो P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो बराबर आ रहा है। इसका उल्टा भी तो बोल सकते हो कि अगर किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो इक्वल है तो उस कंडीशन में मिडिल ब्रांच में करंट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो ना। तो ये इसका प्रूफ हो गया एक तरह से। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस टाइप की कंडीशन बनती है तो उसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में मिल जाता है हमको, तो हमको पता है कि बीच वाली ब्रांच में करंट फ्लो होगा नहीं, और जिस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता उसको आप सर्किट से हटा भी सकते हो। तो जैसे आप इस ब्रांच को, गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच को सर्किट से हटाओगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में आ जाएंगे, तो P प्लस Q इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर नीचे वाली ब्रांच भी आपस में क्या हो गई? ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए? सीरीज में आ गए, तो R प्लस S ये इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसको तो हटा ही देंगे ना अपन, तो इसका हो गया P प्लस Q, इसका कितना हो गया? R प्लस S। फिर ये दोनों ब्रांचेज आपस में कैसे होंगी? पैरेलल में कनेक्टेड होंगी, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर तो कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा हो तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम क्या करोगे? चेक कर लेना है कि क्या वो बैलेंस कंडीशन में है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या करना है? बीच वाली ब्रांच को हटाना है, जो भी रेजिस्टेंस बचे हैं उनको सीरीज और पैरेलल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो उससे आप करंट या जो वोल्टेज या जो भी आपको फाइंड करना है इजीली फाइंड कर सकते हो। बाकी इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, स्टार लगा लेना इस पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसकी कंडीशन प्रूव करो, है ना। एक क्वेश्चन दे रखा है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क। आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखा रखा है और पूछा जा रहा है कि ये जो बैटरी है इससे कितना करंट सर्किट में फ्लो होगा, इसको कैलकुलेट करके बताओ।
ठीक है, CBSE 2009 में ये क्वेश्चन आया था। मान लो यहाँ से जो करंट चलेगा बैटरी से वो आई करंट है, तो ये आई करंट आपको कैलकुलेट करके बताना है कि सर्किट में जो करंट फ्लो होगा ये कितना होगा। अब कैसे बताओगे ये? तो ये जो सर्किट है अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी रेजिस्टेंस ना तो सीरीज में है और ना ही पैरेलल में है। अब बोलोगे सर ये है ना सीरीज में, R1 R2 R3 ये तो एक ही ब्रांच में, तो ये सीरीज में हो गए? नहीं, क्यों? क्योंकि देखो बीच में और भी तो ब्रांचेज जा रही है निकल निकल के, है ना, ये भी देखो अलग ब्रांच कनेक्ट होगी, तो अगर बीच में और ब्रांचेज निकल के जा रही हैं तो फिर वो रेजिस्टेंसेज सीरीज में काउंट नहीं होंगे। तो ये एक्चुअल में ना तो सीरीज में है कोई भी रेजिस्टेंस ना ही पैरेलल में है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैं इसको वापस से ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ नजर आए। उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सपोज करो सी, ये वाला पॉइंट है डी। ये कुछ पॉइंट्स को नाम दे दिया। अब इसी सर्किट को मैं वापस ड्रॉ करूंगा आपको जस्ट समझाने के लिए। ये साइड वाले पॉइंट्स तो है ए और डी, तो पहले इनको दिखा देते हैं। ये है ए और ये पॉइंट है अपना डी, ठीक है। बाकी जो ये बी और सी पॉइंट है इनको ऊपर और नीचे दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा इजीली समझ में आ जाए सर्किट। ये बी और सी पॉइंट हो गए। अब जो रेजिस्टेंस जहाँ पे है वहाँ पे कनेक्ट कर दो उसको। जैसे ए और बी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में हमने R1 को जो कि 1 ओम रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट कर दिया। फिर बी और सी के बीच में देखो 5 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये है बी ये है सी, तो यहाँ पे ये है अपना R2 रेजिस्टेंस जो कि 5 ओम का है उसको कनेक्ट कर दिया। फिर सी और डी के बीच में 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सी और डी के बीच में कौन कनेक्टेड है बोलो? 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R3। आया समझ में? फिर बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में वो 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो बी और डी के बीच में क्या करो? ये R5 यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। और फिर नीचे देखो ये ए और सी के बीच में, किसके बीच में? ए और सी के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये लो जी, ये है R4 जो कि कितना है? 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये कनेक्ट कर दिए। दिखा आपको? ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इस टाइप के आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? दिव्य दृष्टि। और उसके बाद में आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये पहले भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही था, ये तो मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आसानी से दिख जाए आपको। अब बाकी सर्किट एज इट इज ड्रॉ कर दो। जैसे ये 4 वोल्ट की बैटरी दिखा दो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी दिखा दी, ये लो जी, है ना, ये 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। अब ये सर्किट इजीली आपके समझ में आ गया होगा। अब पहले तो जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज आपको मिल जाए तो पहला काम क्या करोगे? पहले चेक करोगे कि क्या वो बैलेंस कंडीशन में है ना। तो चेक करो, आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर होना चाहिए। देखो ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम। 1 और 2 का रेशो 1/2, 2 और 4 का रेशो भी 1/2, यानी कि ये सर्किट क्या है? बैलेंस कंडीशन में है। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या है? बैलेंस कंडीशन में। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आपको कंडीशन याद है कि मिडिल ब्रांच में करंट क्या होता है? 0। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए मिडिल ब्रांच में करंट क्या होगा? 0। तो जिस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा क्या आप उसको सर्किट से हटा सकते हो? हटा सकते हैं। तो ये वाली जो ब्रांच है इसको सर्किट से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा सकते हो, मैं हटा देता हूं इसको, ये लो। तो ये जो ब्रांच है इसको हम सर्किट से हटा देंगे, ठीक है। ये जो ब्रांच थी बीच वाली इसको हमने क्या किया? सर्किट से हटा दिया। तो अब ऐसा कुछ सर्किट बन गया। अब बताओ, ये 1 ओम और ये 2 ओम ये दोनों क्या है? सीरीज में। इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3 ओम। 1 + 2 3 ओम। और नीचे वाला 2 ओम और 4 ओम ये भी सीरीज में है, तो 2 + 4 कितना आएगा? 6 ओम। ये जो 3 ओम आएगा और ये जो 6 ओम आएगा ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका पैरेलल के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/3 + 1/6। तो बताओ क्या आएगा? ये एलसीएम आएगा 6, 2 + 1 यानी कि आएगा 3/6 यानी कि 1/2। तो आरपी यानी इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 2 ओम। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया तो ये बैटरी कितने वोल्टेज की है? 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, तो इससे कितना करंट फ्लो होगा सर्किट में? इजीली बता सकते हो, इससे जो करंट जा रहा होगा आई। तो आई इक्वल टू क्या होता है बाई ओम्स लॉ? V/R
आर, तो आर की जगह आर पी लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लेंगे, कितना आएगा, तो 4 कितना आया था अभी 2, यानी कि 2 एम्पियर इज द आंसर। सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 2 एम्पियर के बराबर होगा। क्लियर, एकदम आसान है एकदम, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी डिफिकल्टी?